चलिए, so good evening everyone. Let's have the topic. Today we have the topic with us is deceit. Okay? और जनरली हमारे लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है कि यार हमारे साथ छल हुआ है, ठीक है ना, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रॉड. व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर टू बी टेकन इनटू अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फ्रॉड, जिसको आप हिंदी में कहते हो छल, कपट. ठीक है ना. नॉर्मल लैंग्वेज में हमें लगता है कि यार इट्स ऑल राइट, चलने दो. बट व्हेन इट कम्स टू लीगल टर्म, इट इज नॉट दैट चलने दो वाला एटीट्यूड. इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट. सो एनीबडी हु डज एन एक्ट व्हिच कम्स आउट इन द लाइन ऑफ फ्रॉड, यू आर लायबल टू आस्क फॉर ए कॉम्पेंसेशन. ठीक है ना. तो इसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे. लीगली ये जो फ्रॉड है इसको हम डिसीट के नाम से पढ़ेंगे. ऑल्सो द वर्ड फ्रॉड इज यूज्ड सो मेनी टाइम्स. नॉट ओनली दैट, बट द contemporary words that you will use would be deceit. So deceit is a term which is recognized in the law of tort as a wrongful act, and for which the person who does that act would be liable for a compensation. अब इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो, इफ आई से कि देयर आर टू पीपल, मान लो राम है और श्याम है फॉर एग्जाम्पल. ओके, राम है और श्याम है और एक बैंक है मान लो. ठीक है ना. दिस इज द बैंक और रमेश इज या राजन इज द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक. ठीक है ना. और श्याम को एक लोन चाहिए बैंक से. जब श्याम को बैंक से लोन चाहिए तो वो राम के साथ जाता है बैंक में लोन लेने के लिए. एंड राम इज ए वेरी रिलायबल पर्सन, ही इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी. तो राम राजन को स्टेटमेंट देता है कि श्याम की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप इसको लोन दे सकते हो. इसको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए. ओके, श्याम को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए. राम ये बात राजन को कहता है और ये साथ में बोलता है कि यार श्याम की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप इसको लोन दे सकते हो. व्हाट हैपन, राजन श्याम की इस बात पर लोन दे देता है और बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि श्याम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया घोषित हो गया. ही इज नाउ having no money to pay off all the liabilities. तब राजन को पता चलता है कि राम ने ये बात झूठ बोली थी कि श्याम की फाइनेंशियल कंडीशन काफी साउंड है, and if the bank thinks to give a loan of 2 lakh rupees, there is no problem. Shyam has every possible way to return that money to the bank. There is no problem at all. सवाल ये उठता है कि सर राम ने ये स्टेटमेंट कैसे बोला था? गुड फेथ में बोला था, ऑनेस्टली बोला था, कैसे बोला था? क्या राम को इस सिचुएशन में श्याम की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता था? यदि राम को श्याम के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पहले से पता था कि श्याम इज नॉट गोइंग थ्रू ए वेरी गुड और ए साउंड फाइनेंशियल सिचुएशंस, उसके बाद राम ने ये स्टेटमेंट बैंक को बुलाया, देन राम इज लाइबल फॉर दिस रॉन्गफुल एक्ट एंड द बैंक हैज एवरी राइट टू टेक राम इनटू द कोर्ट एंड आस्क फॉर ए कॉम्पेंसेशन फ्रॉम राम. बैंक को श्याम से क्या लेने देना है ये मैटर नहीं करता इस सिचुएशन में. इन द टॉर्ट ऑफ डिसीट, श्याम को हटा करके राजन राम से कॉम्पेंसेशन डिमांड कर रहा है क्योंकि आपके कहने पर, आपके स्टेटमेंट पर हमने ये लोन दिया था. तो यदि राम ने डेलिबरेटली एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना, और उस स्टेटमेंट पर राम चाहता था कि राजन श्याम को लोन दे दे और राजन ने ऐसा ही किया, श्याम को लोन दे दिया, and as a result Rajan suffered a loss, then Rajan has every right to recover all the compensation from Shyam. पहली बात, राम को पता था कि श्याम की फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है. उसके बाद राम ने स्टेटमेंट बोला तो राम ने इंड्यूस किया बैंक को कि आप श्याम को पैसा दे दो. या मान लो राम ने नेग्लिजेंटली, वेरी रेकलेसली ये स्टेटमेंट बोलता है यार श्याम की फाइनेंशियल स्टेटस तो जबरदस्त है. अब ये वर्ड यहां पर एग्रेवेट कर देता है, इंड्यूस कर देता है
राजन के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कि हाँ वो श्याम को लोन दे दे। जब ही राजन स्टेटमेंट देता है कि यार श्याम की जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना वो जबरदस्त है, मजबूत है, धांसू है। सो व्हेन राम गिव्स सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट विदाउट ट्राइंग टू फिगर आउट कि एक्चुअली उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है क्या, बस राम ने ये स्टेटमेंट रेकलेसली दे दिया। Thereupon, Rajan has acted upon that statement. That means the statement of the Ram has actually induced in the mind of the plaintiff, that is Rajan, कि हाँ मैं इस पर डिसीजन ले सकता हूं। राजन डिसीजन लेता है और बाद में पता चलता है कुछ समय के बाद कि श्याम तो पहले से इंसॉल्वेंट है यार, उसका तो पहले दिवालिया घोषित हो चुका है, उसकी तो सारी लाइबिलिटी वैसी अटकी पड़ी हुई है और श्याम तो कोई पैसा दे नहीं सकता किसी को। मैंने उसको लोन कैसे दे दिया यार, इस आदमी के कहने पर मैंने कैसे लोन दे दिया, ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, और इसने ये स्टेटमेंट दे कैसे दिया। सो देयरफॉर राजन हैज एवरी राइट टू टेक राम इनटू द कोर्ट एंड आस्क फॉर ए कॉम्पेंसेशन फॉर द टॉर्ट ऑफ डिसीट, राइट। सो देयरफॉर इफ यू आस्क मी टू गो फॉर द डेफिनेशन, मैंने साफ साफ लिखा है डिसीट में भी डिफाइन एज ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट से भी रिप्रेजेंटेशन करते हो। मैंने आपको बताया कई बार आपका कॉन्टेक्ट इंप्लाइड होता है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई काम मैं लिख के कर रहा हूं, कोई काम मैं अपने कॉन्टेक्ट से भी कर सकता हूं, ठीक है ना। सो आई एम गिविंग ए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है ना, एंड आई हैव द नॉलेज ऑफ दैट फॉल्सिटी। मेरे को उस रिप्रेजेंटेशन का, उस स्टेटमेंट का पूरा नॉलेज है कि ये गलत है, ठीक है ना, and that I'm doing it without believing the truth of that statement, or I'm recklessly giving the statement. Reckless का मतलब होता है कि I am giving a statement so negligently that I'm not bothered about the consequences of my action, that somebody might get induced to take a decision on my statement. मैं इतने लापरवाह तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं इतने लापरवाह तरीके से अपने स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा हूं, बिना ये जाने, बिना ये पुख्ता किए कि मेरा स्टेटमेंट सही भी है और उस स्टेटमेंट पर कोई पार्टी तैयार हो जाती है एक्ट करने के लिए, ठीक है ना। सो आई एम गिविंग दैट स्टेटमेंट रेकलेस, दैट मींस आई हैव नॉट बॉदर्ड, मेरे को पता ही नहीं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बट आई हैव एन इंटेंशन टू इंड्यूस द पार्टी, I have an intention to induce the party or the person to act upon it, and the person does that act, and as a result he suffers some financial loss, then that person has every right to recover all the compensation from it, ठीक है। So the tort of deceit is nothing but putting a false representation or putting a fact which is absolutely wrong, and that he knows from the very beginning, ठीक है ना, and as a result he is inducing the person to act upon it, and the person does so and falls and suffers a loss. तो यहां पर प्रत्यक्ष रूप में राम ने राजन को ये बात कही। मतलब टॉर्ट ऑफ डिसीट में क्या होता है ना कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष तरीके से ये बात एक्सप्रेस करती है कि मेरे स्टेटमेंट में इतना दम है, ठीक है ना, ये छुपा रहता है, दिस इज इम्प्लाइड, मेरे स्टेटमेंट में इतना दम है कि अगला व्यक्ति डेफिनेटली इस पर एक्ट करेगा, और वो करता है और बाद में उसको लॉस हो जाता है। ये तो एक तरीका हुआ। यहां पर मैंने वर्ड और भी यूज किया कि मान लेते कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटस के बारे में। अरे भाई जब फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता नहीं तो बोला क्यों? सर वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि रोज मेरे को दिखता अच्छे कपड़े पहनता है, शानदार जूते पहनता है, फर्स्ट क्लास गाड़ी से आता, तो बढ़िया ही होगा। कुछ चीजें दिखती है एक तरीके से, कुछ चीजें होती है अलग तरीके से, ठीक है ना। So you need to discover the truth behind everything that you are going to particularly act in the society or in the profession. तो यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो recklessly दे रहे हो. That means I am putting in a statement so recklessly without discovering about the truth and the falsity of the statement, falsity of the nature of the statement that I am putting, and as a result somebody is getting induced to act upon it, and he doesn't act, and then he suffers a loss. Then as a result, I am in every possible way going to compensate that person, and such wrongful act of mine is called as tort of deceit. बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके एसेंशियल्स को एक बार देख लो फटाफट, so that we can work on it. पहला एसेंशियल तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने बताया, you are supposed to make a false statement.
स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आपको ऐसी बात करने वाला हो जो फैक्ट होगा और वो फैक्ट झूठा होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और वो फैक्ट कैसा होगा, झूठा होगा. सो यू आर सपोज टू मेक ए स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज false, or you are going to make a false representation such that the representation is absolutely false. ठीक है ना, आप झूठ बोल रहे होगे ऐसा. सेकेंड, ये आप स्टेटमेंट जो दे रहे हो, यू आर पुटिंग दिस स्टेटमेंट विदाउट बिलीविंग द ट्रूथ ऑफ दैट स्टेटमेंट. आप जानते ही नहीं उसकी सच्चाई के बारे में, आपको पता ही नहीं है, तो या तो आपको पता नहीं है या तो आप झूठ बोल रहे हो. यू आर पुटिंग द स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स, और you have no idea about the truth of that statement. In spite of that, you don't feel like taking care and figuring out as to what is the actual situation. बिना उसके जांच पड़ताल किए you are putting that statement. क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? इससे ऐसा होगा कि you are doing this with an intention that the plaintiff is going to act upon it. You're putting your statement in such a way that you know that somebody is going to get induced because of that statement. और हो सकता है कि वो उसके स्टेटमेंट के ऊपर कोई डिसीजन ले ले, राइट? सो योर स्टेटमेंट हैज ए पावर, ठीक है ना, टू इंड्यूस समबडी टू एक्ट अपॉन द स्टेटमेंट. दैट मीन्स इनडायरेक्टली आई कैन से यू हैव एन इंटेंशन, ठीक है ना, टू मेक इट श्योर दैट समबडी इज गोइंग टू एक्ट अपॉन इट. ठीक है, और उसको सच मानते हुए, बिलीविंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, उसको सच मानते हुए, स्टेटमेंट को सच मानते हुए उस पर कोई एक्ट कर देता है. बिलीविंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, द प्लेंटिव डिड एन एक्ट अपॉन इट, काम कर लेता है, डिसीजन ले लेता है ऐसे जगह पर, और बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस? ही सफर्ड लॉट ऑफ फाइनेंशियल डैमेज. तो ये सबको जब मैं एड ऑन कर लूंगा, द सम ऑफ ऑल दिस एक्ट्स, the sum of all these situations put together give rise to an action against the defendant for the tort of deceit. That means when it goes to the court, the plaintiff has to prove all these 5 different elements. जब तक आपका डैमेज नहीं होगा, जब तक आपका कोई लॉस नहीं हुआ, you cannot claim any kind of compensation from the defendant. That means every time the plaintiff has to put these 5 important points in the court that the defendant made a statement, the statement was absolutely false, all right, and he knew it from the very beginning, and he has an intention to induce me to act upon it, and believing the statement to be correct, I have actually acted upon it, and thereby I have suffered a lot of losses, so therefore I want my compensation from the defendant. So as soon as the plaintiff is able to prove all these elements in the court of law, the plaintiff is absolutely claiming the right of getting a compensation from the defendant. This is all that happened in the tort of deceit. मैं सच बताऊं, कई बार ना मेरे को लगता है कि इतना किसी को समझ में आ गया ना, तो वो फोड़ सकता है पेपर को. मतलब हर एक एक्ट का, हर एक रॉन्गफुल एक्ट का, यदि उसको मतलब समझ में आ जाए, यदि उसको पता चल जाए कि मुझे इसमें क्या काम करना है, डेफिनेशन उसको क्लियर हो जाए, तो वो क्लियर कर सकता है एग्जाम को. जब हम कोई एग्जाम्पल्स देते हैं, व्हेन वी पुट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, दिस इज जस्ट टू मेक द डेफिनेशन क्लियर. ठीक है, तो अब इसके 5 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इन पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए. लेट अस गो वन बाय वन. नंबर 1, फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स. आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, कैसे पता चलेगा? मतलब मैं जब स्टेटमेंट देता हूं तो क्या मैं बोल रहा हूं, या मैं लिख के दे रहा हूं, या मैं कुछ करके दिखा रहा हूं, या मैं चुपचाप खड़ा हूं, आपने मेरे से पूछा और मैं चुपचाप खड़ा हूं, कैसे हो रहा हूं? फॉल्स स्टेटमेंट को मैं कैसे फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हूं? ठीक है, तो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, द स्टेटमेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी ईदर ओरल, या तो ओरल तरीके से देगा, मतलब बोलेगा, शब्दों से बोलेगा, मुंह से बोलेगा, ओरल, या तो लिखकर स्टेटमेंट दे रहे हैं. ठीक है ना, ये कैसा होगा? या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा, दोनों तरीके से हो सकता है. और इंप्लाइड होगा, और इंप्लाइड मतलब आप किसी कॉन्डक्ट से, बाय योर कॉन्डक्ट, आप कुछ कॉन्डक्ट करके ऐसे दिखा रहे हो. ठीक है ना, so the statement of facts can be given either through orally or through the written form, or it is an implied by some conduct. किसी भी तरीके से बोल सकते हो.
ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे शादी के समय में तेरे को सोने की अंगूठी दूंगा, ठीक है, और मेरे मन में ये झूठ है कि यार मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये डिसिट नहीं हो सकता। मैं अपने एक फ्रेंड को बोल रहा हूँ यार शादी, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तेरे को सोने की अंगूठी दूंगा, ठीक है, तो चल अभी मेरे को लड़की देखने चलना है, तेरी गाड़ी लेके चलना है। और वो अपनी गाड़ी मेरे को दे देता, फर्स्ट क्लास उसकी मर्सिडीज में बैठ करके मैं जा रहा हूँ लड़की देखने के लिए, लड़की वालों के यहाँ पर, और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि शादी के समय मैं तेरे को अंगूठी दूंगा। ये डिसिट नहीं हो सकता, उसका फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी है। अब बोलोगे सर उसने अपनी गाड़ी दी है तो उसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ना, नहीं अभी फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा, पेट्रोल मैंने भराया, ठीक है ना, पेट्रोल मैंने भराया। जब तक उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, वो कुछ इंजरी नहीं होगी, ठीक है ना, तब तक मेरे प्रति कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मैंने उसको जो प्रॉमिस किया, ये जो मैंने प्रॉमिस किया क्या बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल्दो आफ्टर ये पूरा सेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आईपीसी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिकली इट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया, उसको मैंने ब्रीच कर दिया। तो फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक प्रेजेंट सिचुएशन में होता है, ठीक है ना। तो कोई स्टेटमेंट में ऐसा बोल रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक टाइप है, तो मेरा ओपिनियन हो सकता है, बिलीफ हो सकता है, होप हो सकता है, मैं सोच सकता हूँ। सो इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट कैसा होता है ना, कि वो एकदम सच होता है और उसमें झूठ छिपा होता है, और उसको लेकर के जो प्लेंटिफ है वो एक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कैसे होता है। एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि यार हमें लोन लेना है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि हमको लोन लेना है यार, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लोन को रेज करने के लिए बैंक में अप्लाई किया, ठीक है ना, बैंक में अप्लाई किया। तो बैंक वालों ने पूछा कि भाई आपको लोन क्यों चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि यार हमको हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमको देश के अलग अलग कोने तक लेके जाना है, और इसके लिए हमें अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग्स बनानी है। सो वी नीड ए लॉट ऑफ मनी इनटू इट, वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस। सब कुछ करने के बाद बैंक को लगा कि यार इट्स ए गुड बिजनेस और इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, तो बैंक ने लोन देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड कुछ समय के बाद पता चला कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये जो लोन लिया है ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं लिया है, ठीक है ना। इन्होंने जो पैसा बोरो किया है और ये पैसा किसी बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए या कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं लिया है। उनके ऑलरेडी पुरानी कुछ लाइबिलिटीज रखी हुई थी और बहुत परेशान हो रहे थे वो, और उन लाइबिलिटीज से फ्री होने के लिए उन्होंने ये लोन लिया और अपनी उन लाइबिलिटीज को चुकाना चाह रहे हैं। जैसे फिर से मैं बोलूंगा, कल भी मैंने बोला था विजय माल्या का केस आया था, ठीक है ना। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए उसने लोन लिया, ये बोल करके कि मैं और बहुत सारे फ्लाइट्स खरीदने वाला हूं एंड देन आई एम गोइंग टू यूटिलाइज देम, ठीक है ना, इन द डोमेस्टिक एविएशन, अंडर द डोमेस्टिक एविएशन एज वेल एज द इंटरनेशनल एविएशन। बाद में क्या किया उसने, उस पैसे को इधर उधर यूज करके दूसरे अपने कंपनीज में लेके चला गया, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉड, दिस इज डिसीट। सो ही इंड्यूस्ड द बैंक। रुतबा देख करके बैंक को भी लगा कि यार बंदा तो जबरदस्त है यार, बिल्कुल हीरो की तरह रहता है। मैं लास्ट ईयर गोवा गया था, तो मतलब जब विजय माल्या का एक केस हुआ था ना, तब मैं उस टाइम पर मैं गोवा विजिट, मतलब गोवा घूमने गया था परिवार के साथ में, तो वहां पर उसका घर है, ठीक है ना। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब 150 करोड़ का उसका घर है, मतलब नॉर्थ गोवा में उसका घर है। मतलब आप देखोगे ना, मतलब ऐश है भाई, ऐश जबरदस्त, इतना ग्रीनरी और इतना बड़ा, और क्या नहीं उसमें। हालांकि वो घर अब तो बिक गया है, ठीक है ना, किसी और ने खरीद लिया उसको। इतनी सारी परेशानियों के बीच में बैंकों को जब अपना पैसा निकालना था तो उसका घर बैंक वालों ने ऑक्शन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको अपनी कोई लाइबिलिटीज से उनको फ्री होना था। दे वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल सच लाइबिलिटीज, और ऐसा उन्होंने एक स्टोरी तैयार की सो दैट द बैंक शुड बी रेडी टू गिव देम लोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ पर आप ये ओरल भी दे रहे हो, रिटर्न भी दे रहे हो, और कॉन्डक्ट ऐसे कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई ये तो जबरदस्त आदमी है भाई, इसको तो लोन दे सकते हैं। ठीक है ना। या मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दूं कि आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी हमें देखने को मिलता है, रियल लाइफ में तो लोग करते ही हैं, कई बार स्टोरीज आती हैं न्यूज़पेपर्स में, एक व्यक्ति एक पुलिस वाला बन करके, ठीक है ना, पुलिस वाला बन करके कैप पैप लगा करके, ठीक है, कैप वगैरह लगा करके पुलिस वाला बन करके एक दुकान पे जाता है और उधारी लेकर आता है। तो लोगों को लगता है अरे पुलिस वाला यार, ही इज द इंस्पेक्टर ऑफ द टाउन, और इसको यार अभी तुरंत इतना सारा सामान चाहिए होगा। बोले कि साहब मैं क्रेडिट कार्ड बटुआ अपने घर पे भूल आया हूँ, यहाँ का मैं थानेदार हूँ और मेरे को ये सारा सामान चाहिए घर के लिए। तो दुकानदार को लगता है थानेदार है, कौन मना करेगा, चलो दे दो यार, कल ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम इस बहाने से मेरी रेपो तो बन जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने अपने कॉन्डक्ट से ये दिखाया, आपने कॉन्डक्ट से दिखाया कि भाई मैं पुलिस वाला हूं, isn't it? Thereby the other person, the plaintiff has acted upon that। और ये आप स्टार्टिंग से जानते थे, बिकॉज आपने जो कैप पहना था, आपने जो वर्दी पहनी थी, उसको पहनने का आपको कोई हक नहीं था। ठीक है ना, यू हैव नो राइट टू डू दैट। और ऐसा करके आपने क्या किया, यू वांटेड टू टेक सम गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उधारी पे कुछ सामान लेना चाहते थे, आपने लिए। सो दिस इज फ्रॉड, दिस इज डिसीट, एंड यू आर लाइबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द एग्रीड पार्टी फॉर दिस। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एकदम प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है। ठीक है ना, इट इज एब्सोल्युटली वेरी डायरेक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। ठीक है ना। तो जब आप फॉल्स स्टेटमेंट कोई बात किसी जगह पर रखते हो, वो ओरली भी रख सकते हो, रिटर्न भी रख सकते हो, और इट कैन बी डन थ्रू योर इम्प्लाइड कॉन्डक्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जज बन जाते हो, ऊपर एक जज का कैप पहन लेते हो और एक आप गाउन पहन लेते हो, एंड यू ट्राई टू इंड्यूस समबडी टू एक्ट अपॉन ए सिचुएशन, और आप तुरंत पैसा निकालते हो और घबराहट के मारे उसको दे देते हो। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए थॉट ऑफ डिसीट, एंड एज ए रिजल्ट इफ यू कम टू नो कि यार उसने अपना पूरा गेटअप चेंज करके ऐसा उसने किया, then he would be liable to pay compensation to the aggrieved party। ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। अब सवाल उठता है कि सर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको साइलेंस रहना पड़ता है। जैसे आप देखोगे दुकानों में जाओगे आप, when you go to the shops, हर बार दुकानदार अपने माल को बेचते वक्त हर चीज नहीं बताता है। ठीक है ना, बिटवीन द सेलर, ठीक है ना, जो बेच रहा है, एंड द परचेसर, ठीक है ना, एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सेलर to sell his goods with every explanation। आपने कोई चीज मांगी, उसने रैक से उठाया आपको दे दिया। जब आप शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो यार मेरे को ना एक साबुन चाहिए, तो पूछते सर कौन से साबुन दूं, तो आपने कहा लक्स दे दे, तो लक्स उठा करके आपको दे देगा। लक्स के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसको बताने का, उसकी कब की एक्सपायरी डेट है, ये उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, बताने की लाइबिलिटी नहीं। ठीक है ना। यदि एक्सपायर्ड है तो उसकी लाइबिलिटी ये कि उस प्रोडक्ट को वो अपने काउंटर से हटा दे। अदर देन दैट ही डजंट हैव एनी लाइबिलिटी टू एक्सप्रेस एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। So if he is just silent, he is merely silent while selling a product, this will does not give rise to a duty to speak about the every possible explanation of that particular product। ठीक है ना। उसके बाद आप वो सामान खरीद लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अरे ये तो खराब मिला है, तुरंत आप जाकर उसको फ्रॉड का केस नहीं लगाते। ठीक है ना। सो ही इज नॉट एट ऑल लायबल टू डिस्क्लोज एवरी सिंगल ट्रूथ विथ रिस्पेक्ट टू एनी कमोडिटी दैट ही इज सेलिंग। तो जैसे मान लो मुझे अपना घर बेचना है, ठीक है ना, आई वांट टू सेल माय हाउस। तो जब मुझे अपना घर बेचना है तो मैंने अपने घर की कीमत 15 लाख रुपए लगा दी। भाई मुझे 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लगा दी, चलो और अच्छा बड़ा घर है, मुझे 25 लाख रुपए में अपना घर बेचना है। तो इसके अंदर की कुछ यदि डिफेक्ट है, ठीक है ना, यदि कुछ ऐसे छोटी मोटी डिफेक्ट है, सो आई एम नो वे गोइंग टू डिस्क्लोज इट। ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आप फ्रॉड करो, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इवन इफ माई हाउस इज लिटिल डिफेक्टिव समवेयर एंड आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल दैट, दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है ना। बट यदि मैं कोई डेलिबरेटली कोई स्टेटमेंट बोलता हूं जो मुझे मालूम है कि गलत है,
That means if I'm deliberately, not required at that point of time, but I'm deliberately stating a statement which I know from the very beginning that it is false. But ये statement जब मैं बोल रहा हूं, it is just to induce the plaintiff to believe that what I'm saying is absolutely true. And then he started acting upon it, and thereby if he suffers any loss, then I would be liable to compensate him. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि भैया इस घर की कीमत आज 25 लाख रुपए है मार्केट की, इसकी मार्केट की जो कीमत है 25 लाख रुपए, और भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसको 24 लाख रुपए में लिया था और इसकी कीमत 25 लाख रुपए है. नाउ देयर आर टू थिंग्स. जब मैं बोल रहा हूं इसकी मार्केट की कीमत 25 लाख रुपए, नाउ इट डिपेंड्स, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, because you can go to the market and figure it out whether it costs 25 lakh rupees or not. Okay? तो हो सकता है कि वाकई 25 लाख रुपए का घर हो आज की तारीख पर, या हो सकता है कि 25 लाख का नहीं हो, कम का हो सकता हो 25 लाख का नहीं हो, ज्यादा का हो. So there are 100 possibilities on this statement. पर जब मैं ये बोलता हूं कि मैंने इसको 24 लाख रुपए में खरीदा था, तो इट इज अ फैक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं. ठीक है ना? ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया कि भाई मैंने तो इसको 24 लाख रुपए में खरीदा था. So if I give this statement, I am putting a fact. और यदि ये गलत होता है और मैं उस घर को 25 लाख रुपए में खरीद लेता हूं ये सोच करके कि यार 24 लाख में इसने खरीदा था, 5 साल बाद मैं खरीद रहा हूं तो यार 1 लाख तो बढ़ेगा यार, चलो ले लेता हूं, बड़ी अच्छी डील है, बट बाद में मालूम पड़ता है उस घर की कीमत मात्र 10 लाख रुपए थी. Then I can sue that person for the tort of deceit that you have given a positive false statement. देखो कितना मतलब पैराडॉक्स है ना, मैं पॉजिटिव भी बोल रहा हूं और फॉल्स भी बोल रहा हूं. You deliberately have given this statement, na? So I'm saying that you have given a positive statement, absolutely positive statement, but the nature of the statement is false. आपने 10 लाख का घर मेरे को 25 लाख रुपए में बेच दिया, ये झूठ बोल करके कि आपने इसको 24 लाख रुपए में खरीदा. So this is a false statement, and because of this false statement, you actually induced me to move and take a decision on this, and I took my decision, and thereby I suffered a loss of around 15 lakh rupees, which I would be able to claim from that of the defendant. ले सकता हूं. ठीक है? कई बार स्टेटमेंट जो आप देते हो, आप जो स्टेटमेंट देते हो, कई बार आपके ऊपर ये लाइबिलिटी रहती है, ड्यूटी रहती है कि आपको स्टेटमेंट दो, आपको देना चाहिए, और कई बार आपके ऊपर नहीं रहती. ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, हालांकि ये एग्जाम्पल आप जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, देना चाहिए, सभी टीचर इसको देते हैं तो मैं भी इसको देता हूं. एक घोड़ा है, आपका हॉर्स है, ठीक है ना, और आपका ये घोड़ा अनसाउंड है. बेसिकली एक घोड़ा है और ये मान लो ये घोड़ा मेरा है, मान लेते हैं, द हॉर्स इज माइन एंड द हॉर्स इज अनसाउंड. आप खरीदने के लिए आते हो, आई हैव नो लाइबिलिटी टू टेल यू कि भैया ये घोड़ा खराब है, ये बड़ा अनसाउंड घोड़ा यार, दुबक जाता है. आई हैव नो लाइबिलिटी एट ऑल. मेरी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सेलर और परचेसर के बीच की रिलेशनशिप है. जो परचेसर है उसकी लाइबिलिटी वो देख दाख के पूरी तरह से तसल्ली करके घोड़ा ले ले, वो देख ले कि जो सामान वो खरीद रहा है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं. आई हैव नॉट एट ऑल एनी लाइबिलिटी टू टेल यू कि मेरा घोड़ा गड़बड़ है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं. मेरी इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होती. आप देखते हो और देखने के बाद आप घोड़ा खरीद लेते हो, बाद में आपको मालूम पड़ता है कि यार घोड़ा तो अनसाउंड है. नाउ यू फाइल ए केस अगेंस्ट मी ऑन द टॉर्ट ऑफ डिसीट. कोर्ट में मैटर जाएगा और 2 मिनट में खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बिकॉज आई हैव नो लाइबिलिटी टू से एनीथिंग अबाउट दिस. बट यदि मैं आपको ये कहता हूं यार आप घोड़ा लीजिए सर, ऐसा शानदार घोड़ा आपको पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा, एकदम अफगानी घोड़ा है, एकदम जबरदस्त उछलता है, तो माशाल्लाह ऐसा लगता है कि आपको क्या बताया. ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट दिस इज अ फॉल्स पॉजिटिव स्टेटमेंट. उसके बाद आपका मन लगता है कि यार घोड़ा तो जबरदस्त है, चलो ले लेता हूं. आप ले लेते हो, एंड आफ्टर दैट यू गॉट टू नो कि ये जो घोड़ा था ये अनसाउंड घोड़ा था, और फिर उसके बाद आप मेरे को कोर्ट में ले जाते हो. देन आई हैव said this statement which induced you to take up a decision. You took the decision, as a result I am liable to pay compensation to you. ठीक है ना? याद रखो, जब तक पूछा ना जाए आप कुछ मत बोलो. जैसे कई बार कस्टमर आता है कि भाई साहब कैसा है, जान पूछ के कस्टमर पूछता भाई साहब कैसा है, आपको बोलना पड़ता बढ़िया है. पर कई बार आप देखते हो कि दुकानदार बड़ा चालाक होता है, बोलते भाई साहब वैसे तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, कोई अभी तक कोई ऐसी गलत रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए.
ये स्टेटमेंट जब वो बोलता है तब आपको समझ में आना चाहिए कि यार प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद आप खरीदते हो तो यू आर परचेसिंग एट योर ओन रिस्क। नाउ इफ एनीथिंग हैपेंस देन यू विल बी ओनली बी रिस्पॉन्सिबल, यू कैन नॉट पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनीबॉडीज शोल्डर। लेकिन यदि मैं स्टेटमेंट ऐसे बोलता हूँ कि यार भाई जबरदस्त है, मैंने भी यूज किया, इतना शानदार है कि मैं क्या बताऊं, जबकि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे पूरे पुरखों ने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया और मैंने स्टेटमेंट बोल दिया नेग्लिजेंटली, आपने इस्तेमाल किया और आप उसमें से नुकसान हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, यू सफर्ड लॉट ऑफ लॉसेस। एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। बाल काले करने के लिए आपने एक सैशे खरीदा और आपने दुकानदार को बोला भैया ये तो नया सा लग रहा है। बोला भाई साहब जबरदस्त है, ऐसा है मतलब आपको मजा आ जाएगा साहब, मैंने घर में इस्तेमाल किया, मैंने यूज किया, मेरी वाइफ ने यूज किया और हम तो जब से यूज कर रहे हैं, इसके अलावा तो हम कोई सैशे यूज ही नहीं कर रहे, किसी कंपनी का यूज नहीं कर रहे। इट इज फैंटास्टिक। भाई जब इतना कॉन्फिडेंस मेरे को किसी ने दे दिया तो मुझे लगा कि यार भाई लेना चाहिए। मैंने वो सैशे लिया है, ठीक है ना, हेयर कलरिंग वाला सैशे, ठीक है ना, डाई करने वाला सैशे मैंने लिया, घर गया, मैंने खूब लगाया, वाइफ को लगाया, फर्स्ट क्लास एकदम। मैंने बोला यार मजेदार चीज है, इसको ट्राई करके देखते हैं। आई यूज्ड इट, मैं भी टकला हो गया और वो भी टकली हो गई। नाउ आई वेंट टू द कोर्ट। मैंने बोला कि इनके इस स्टेटमेंट के बाद मैंने ये खरीदा, उसके पहले मैंने ये सिर्फ इनसे पूछा कि भैया नया चीज है कैसा है। जब इन्होंने अपने स्टेटमेंट को इतना एग्रीवेट करके दिया, ठीक है ना, ऑन विच आई एक्चुअली फेल्ट इंड्यूस्ड कि मुझे ये लेना चाहिए और आई शुड यूज इट, और मैंने यूज किया और देखो मेरे साथ क्या है, ठीक है ना। या जब हम सेलर और परचेसर के बीच के रिलेशनशिप पर टटोलते तो खरीदने वाले की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरी तरह से देख के ले। अब यार सैशे तो पूरी तरह से पैक्ड है ना, मैं कैसे करके देखूंगा उसको, अनलेस मैं उसको यूज नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। अब वो सैशे यदि मार्केट में बिक रहा है तो इतना खराब सैशे बिक कैसे रहा है, क्या वो सैशे पे कोई रिसर्च नहीं हुआ, क्या उसने पहले अप्लाई नहीं किया, मैन्युफैक्चर जब उसको बना करके रिसर्च करके बनाया तो क्या उसने किसी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्या सैशे को ऐसे मार्केट में उतार दिया, ऐसे कैसे आ गया। तो वो मैन्युफैक्चरर तो डेफिनेटली फॉल्ट पे है ही है, पर ये व्यक्ति क्यों फॉल्ट पे आ गया, भाई इसकी तो कोई गलती नहीं, इसने सैशे को देखा ही नहीं है, इसलिए आ गया क्योंकि इसने इतना झूठ बोला, उसने मुझे इंड्यूस कर दिया। जब मैंने उससे स्टेटमेंट पूछा तो उसको शायद ये बोलना चाहिए तो भाई साहब मैंने तो कभी यूज करके नहीं देखा, मार्केट में आया है, लोग यूज कर रहे हैं, आप भी करके देखना चाहो तो देख सकते हो। यदि वो ये बोलता तो शायद वो बच जाता, उस पर कोई लाइबिलिटी बनती नहीं, पर उसने इस सैशे को बेचने के लिए, शायद उसके इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, बिक ही नहीं रहा था, लोग खरीद ही नहीं रहे थे, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज कि मैं उसको ऐसा करता हूं, इतना इंड्यूस करके बोलता हूं कि सामने वाला खरीद ले, एंड देन ही गेव हिज स्टेटमेंट, और उसके स्टेटमेंट पर मैं इंड्यूस हो गया और मुझे लगा कि यार ये मुझे खरीदना चाहिए। फिर मैंने उसको खरीदा, आई हैव यूज्ड इट, और जैसे मैंने यूज किया तो मालूम पड़ा उसके इतने सारे बैड रिजल्ट आए कि मेरा दिमाग खराब हो गया, एंड देन आई फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट आस्किंग फॉर ए कॉम्पेंसेशन। मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने देखा कि सारे एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं, एंड ऑल द एसेंशियल्स गेट फुलफिल्ड, और उसके बाद मुझे पूरी तरह से उससे कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। लॉ में ना एक प्रिंसिपल, एक वर्ड है, देयर इज ए प्रिंसिपल, इट इज कॉल्ड एज कैविएट, CAVEAT, कैविएट एम्पटर, EMPTOR। इसका मतलब होता है लेट द परचेसर बी अवेयर। यदि परचेसर कोई एक्शन लेके जा रहा है तो ये परचेसर की ड्यूटी है, लेट द परचेसर बी अवेयर। तो इसीलिए जो सेलर है जब तक उसकी लाइबिलिटी नहीं बने, ड्यूटी नहीं बने, उसको नहीं बोलना चाहिए लेट द परचेसर बी अवेयर। उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को देखे, ठीक है ना। और सेलर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार की नहीं होती कि जब तक उस पर ड्यूटी नहीं होगी तब तक वो नहीं बोलेगा, पर यदि वो बोलता है उसके बाद कोई परचेसर उसमें एक्ट कर जाता है और उसको नुकसान होता है, देन दी सेलर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लायबल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको यदि अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, मतलब एज वी सेड दैट कि भाई साइलेंस आपको रखना चाहिए, और यदि आप साइलेंट हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो परचेसर देखेगा, उसको लगता है तो वो लेगा, समझ में आता है तो लेगा। लेकिन यदि आप पे कोई लीगल ड्यूटी है, ठीक है ना, तो आप चुप नहीं रह सकते, ठीक है ना। ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहां पर आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी क्रिएट होती है और उसके तहत आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप साइलेंट रहते हो तो यह माना जाएगा कि आपने स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई किया है। दैट मीन्स ये जो पहला आपका जो
एसेंशियली वो अपने आप फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी लाइबिलिटी है कि आप यहाँ पर कुछ बोलो, आप छुपा नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते मतलब आप साइलेंट नहीं रह सकते हो, छुपाना तो गलत वर्ड हो गया, साइलेंट नहीं रह सकते, दैट मीन्स यू आर इन ए लाइबिलिटी, you are under a duty to express, you are under a duty to speak, and if you are not speaking then that would be considered to be putting a false statement, ठीक है ना। and in that case if somebody is going to get suffer तो आपको लाइबिलिटी में उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं कि आपकी ड्यूटी बन रही है बोलने के लिए लेकिन आप चुप रहे हो। सर कैसी सिचुएशन है? जैसे मान लो आपने देखा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस वाले, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले या जनरल इंश्योरेंस वाले आपके पास आते हैं, और जब आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप अप्लाई करते हो और कोई कंपनी आके सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करती है, पता करती है कि भाई आपको ये इंश्योरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो व्हाइल दी इन्वेस्टिगेशन गोज ऑन, तब आप कुछ झूठ नहीं बोलो तो बड़ी दूर की बात है आप साइलेंट भी रह लोगे, ठीक है ना, तो भी ये प्रूव हो जाएगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहे हो एंड यू आर लाइबल। मतलब उसने आपसे पूछा कि भाई आपको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, जैसे हार्ट अटैक तो नहीं है, आपको हार्ट अटैक कभी हुआ है आपका, या आपको कभी बीपी तो नहीं रहता है, ठीक है ना, शुगर तो नहीं है, और आप छुपा रहे हो, आप नहीं बता रहे, आप साइलेंट हो, ठीक है ना, आप नहीं बोल रहे हो। सो इन दैट केस इट वुड बी कंसीडर्ड ए फ्रॉड, ठीक है ना। सो यू हैव ए ड्यूटी टू स्पीक एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ इफ समबडी इज इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है ना, अंडर ए ड्यूटी, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको पूरी तरह से ये बात बताओ, ठीक है ना, आपका ये जॉब है। या आपके गाड़ी को लेकर के कि सर आपकी गाड़ी की स्टेटस को हम देखने के लिए आए, और आप गाड़ी के स्टेटस को झूठ बोल करके उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। झूठ बोलना तो दूर की बात है, आप साइलेंट, आपने कहा पता नहीं मेरे को यार, देख लो आपको नॉलेज थी उसके बारे में, यू हैड दी कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट सिचुएशन, बट आपने उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं की, आपने उस बात को नहीं बताई। इन दैट केस ये कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, you are under a duty to express and you are not doing this, and as a result you have a liability, ठीक है। Putting another example in front of you, assume that I have seen this particular example in a book, that is why I'm expressing in front of you. There was a lady and she got married, okay, when she got married, immediately after her marriage, ठीक है ना, जैसे उसकी शादी हो गई, the marriage got finally annulled on the ground of the fact that she was unsound. She has an unsoundness of mind. Because of that, उसकी जो शादी है वो nullify हो जाती है. And then the girl, because it was her duty to express, it was not her duty, in fact it was the duty of the family, the parents, to express everything clearly to the party that this is the condition of the lady, और ऐसा ना बता करके, ठीक है ना, they have done fraud. So you must have seen कि in all those marriages, गांव वगैरह में, इनफैक्ट शहरों में भी बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं। So somebody is keeping this information, somebody is hiding this information and not telling, because this is a very important situation of life, isn't it? You're going to get married to somebody and you expect to be having a relationship based on honesty, and somebody is not honest and is hiding the important information of life. So यहाँ पर आपकी liability बनती है बोलने की, और यदि आप नहीं बोलते हो, father has a liability to speak everything about the daughter. If the daughter is absolutely of unsound mind and the daughter is not able to speak anything about herself, then at least the father or the mother should express. If they are silent and not telling anything directly to the other party, then this would amount to fraud, and as a result they would be liable to deceive. So मान लो if this kind of girl go for a second marriage, so they again have a liability to speak everything to the party, ठीक है ना। और यदि नहीं बोलते हैं and then they got married and the other party files a case of divorce in the court, then it could be done within a minute कि भाई ये तो गलत बात है, ठीक है ना, and the defendants are definitely go for a compensation to the agreed party, क्योंकि किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आपको देखना पड़ेगा that when we talk about law of torts, आपको पता है लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली किसके लिए बना है?
we basically talk law of torts for the aggrieved party. We don't feel like कि भाई जो aggrieved party है उसका नुकसान हो जाए. We want to give a fair justice to the aggrieved party. Even if you are unsound mind here, it does not matter. You are liable under the law of torts when it comes to the civil liability. Definitely you are going to be liable. ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई पार्टी है जिसकी कोई गलती नहीं है और उसको नुकसान भरना पड़े. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट जस्ट एंड फेयर. तो जस्ट एंड फेयर होने के लिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट के जितने भी सारे कायदे कानून है ना, दे आर बेसिकली फॉर द एग्रीव्ड पार्टी टू बी कॉम्पेंसेटेड प्रॉपरली. उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? तो आप ध्यान रखना कि जहां पर आपकी ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी को यदि आप फुलफिल नहीं करते हुए साइलेंट रहते हो, देन इन दैट केस यू हैव अ लायबिलिटी टू कॉम्पेंसेट द एग्रीव्ड पार्टी. ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज व्हेन ए पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट बिलीविंग टू बी ट्रू. जब किसी को लगता है कि वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसके मन में कोई ऐसा फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है. ही डजंट हैव एनी इंटेंशन टू मेक ए फ्रॉड. ही डजंट हैव एनी डेलिबरेट इंटेंशन टू मेक एन एडवांटेज ऑफ ए सिचुएशन, इजंट इट? सो ही इज बिलीविंग टू बी ट्रू. ही इज बिलीविंग द फैक्ट टू बी ट्रू. लेकिन वो स्टेटमेंट बोल देता है और उसके ऊपर अभी प्लेंटिफ एक्ट नहीं किया हुआ होता. इन द मीन टाइम सब्सिक्वेंटली गॉट टू नो कि जो मैंने बोला था वो तो गलत था. तो यहां पर उसके ऊपर एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है कि वो उसको रेक्टिफाई करे. सो ही इज अंडर ए ड्यूटी टू करेक्ट द स्टेटमेंट एज सुन एज ही कम टू नो अबाउट द फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट. तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला, बिलीविंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मैंने बोल दिया. ठीक है ना? स्टिल द प्लेंटिफ हैज नॉट एक्टेड अपॉन माई स्टेटमेंट. द प्लेंटिफ हैज डेफिनेटली इंड्यूस्ड टू डू एन एक्ट अपॉन दैट, बट उसने अभी तक नहीं किया है. But in the meantime, subsequently in the meantime, I got to know that whatever statement that I have stated in good faith, वो गलत है. Then now I am under a duty to rectify. Now I am under a duty to correct that statement as soon as I come to. ठीक है ना? यदि मैं वो कर देता हूं तो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है. यदि मैं नहीं करता हूं तो अभी भी मेरे ऊपर फ्रॉड की लाइबिलिटी बनती है. क्योंकि भाई आपको पता था, पहले आपने जब बोला इट्स ओके, आपने गुड फेथ में बोल दिया, आपको अज्यूम किया आपने कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो सही है. बट एकदम से जब आपको मालूम पड़ा कि वो स्टेटमेंट गलत है तो आपने क्यों नहीं ठीक किया उसको? सो एज अ रिजल्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी लाइबल. ठीक है ना? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू डिस्क्लोज. ठीक है ना? इफ समथिंग हैज कम इनटू हिज नॉलेज एट इट्स अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, उसको ये करना चाहिए. और यदि नहीं कर रहा है तो वो गड़बड़ है एंड ही इज लाइबल. तो यदि मान लो किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है ना, मैंने कोई स्टेटमेंट दे दिया जो सही है, जो पहले सही था और बाद में वो गलत हो गया. यहां पर हमने बोला कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो मैंने माना कि वो सही है. ठीक है ना? इन द लाइन इट इज रिटन दैट आई हैव मेड ए स्टेटमेंट बिलीविंग टू बी ट्रू. मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट इन गुड फेथ, बिलीविंग दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो स्टेटमेंट कैसा था, वो स्टेटमेंट गलत था. तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बनी कि आप उसको करेक्ट कर दो. ठीक है ना? लेकिन यदि मैंने कोई स्टेटमेंट दिया वो सही था, फॉर एग्जाम्पल, मतलब आई वॉज 100% श्योर कि जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से करेक्ट है, वो सही था. लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली वो स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाता है. ठीक है? और प्लेंटिफ उस पर एक्ट करे उससे पहले मुझे ये पता चल गया तो भी मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी है कि मैं प्लेंटिफ को बता दूं जाके कि भाई वो सही था पर अब गलत हो गया. मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी कोई रूल बनाई थी लेकिन वो रूल आज खारिज हो गई, तो आप इस पे एक्ट करो उससे पहले मेरे को पता चल गया तो मेरी लाइबिलिटी की मैं आपको तुरंत आगे बता दूं. अदरवाइज यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यू आर अंडर, ठीक है ना, ए ब्रीच of a very important law and out of which you are supposed to compensate the aggrieved party. ठीक है ना? ध्यान रखो. अब मैं आपको कुछ एक आध इसमें एग्जाम्पल दे देता हूं. मान लो मैं घर बेचता हूं, मतलब मैं एक बिल्डर हूं, मान लेते हो. ठीक है ना? मैं एक बिल्डर हूं. ओके, मैं एक बिल्डर हूं. तो जब मैं घर बनाता हूं, घर बना करके मैं लोगों को घर बेचता हूं. ठीक है ना? और आप मेरे पास घर खरीदने के लिए आते हो और आके पूछते हो कि सर आपके कितने घर बिक गए.
आपके कितने घर बिक गए? तो मैं बोलता हूँ यार मेरे 50% घर तो सारे बिक चुके हैं। अब आप देख लो, फटाफट ले लो, नहीं तो फिर घर इतनी तेजी से बिक रहा है कि आप रह जाओ। ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया। ये स्टेटमेंट यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है ना, और यदि उसने खरीद लिया, अब उसका डैमेज भी तो होना चाहिए, तभी तो वो क्लेम करेगा। यदि मान लो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एन एग्जाम्पल, और इस स्टेटमेंट के बाद उसको लगा कि यार घर सारे के सारे बिक जाएंगे, मैं फटाफट खरीद लेता हूं, तो व्यक्ति आया, खरीद लिया, पैसा पे कर दिया, उसको घर मिल गया। तो यहां पर ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट रेट जो घरों का है इस टाइम पर अभी भी वही मार्केट रेट है। सो देयरफॉर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये प्रूव नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति कि यार इसने मेरे को धोखा दिया, मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है ना? तो यहां पर डैमेज कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं बच जाऊंगा। मान लो कि मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, जब मैं स्टेटमेंट देता हूं वो झूठ होता है, बट बाय द टाइम व्हेन द प्लेंटिफ हैज एक्टेड अपॉन इट, वो सही हो जाता है, तो भी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बन पाती। जैसे मैं घर बेचने के लिए तैयार होता हूं, प्लेंटिफ आता है, बोलता है भैया घर मुझे खरीदना है, मैं बोलता हूं भैया जल्दी खरीद लो, भैया जल्दी खरीद लो, 50% घर तो बिक गए और 2-4-5 दिन में बाकी सारे घर बिक जाएंगे, यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। व्यक्ति जाता है, तुरंत बुकिंग कर लेता है, तुरंत मतलब 3-4 दिन के बाद वो बुकिंग कर लेता है। तो जब वो बुकिंग करता है उस समय वो बोलता है कि भैया मेरे को जरा दिखाओगे आपके कौन कौन से घर बिक गए, क्या मैं रजिस्ट्री देख सकता हूं? इत्तेफाकन बाय दैट टाइम एक्चुअली में मेरे 50% घर बिक चुके थे एंड आई वाज एबल टू शो इन द रजिस्ट्री, सो दिस वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड, ठीक है? जब मैं ऐसा कर रहा था तब जो मैंने स्टेटमेंट पहले बोला था जो झूठ था, अब वो ट्रू हो गया है, तो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। ओके? यदि मेरे को कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन पता है कि स्टॉक मार्केट कल स्टॉक के रेट 200 रुपए पर स्टॉक होने वाला है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, मेरे को ये पता पड़ा, तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि 200 रुपए पर स्टॉक होने वाला है, तुम खरीद लो। तो वो मेरे को बोलता है कि 1 लाख रुपए का मैं अपने एजेंसी को दे दूं क्या पहले से? मैं 1 लाख रुपए अपने एजेंसी को दे दूं क्या स्टॉक बुक करने के लिए? मैंने कहा दे दो। बोलता ठीक है मैं बैंक से लेकर आता हूँ, 200 रुपए में मिल रहा है तो ले लो फटाक से, कल मिलेगा 200 रुपए में, पैसे आज देने, ठीक है ना? कुछ समय के बाद आई गॉट टू नो कि भैया वो झूठ बोल रहा था, यार वो 200 रुपए का नहीं, कल जो मिलेगा वो 500 रुपए का पर स्टॉक मिलेगा। नाउ आई हैव अ लाइबिलिटी टू टेल टू माय फ्रेंड कि भैया वो 500 रुपए का स्टॉक मिलने वाला है, तुम देख लो अब तुम्हें क्या करना है। बट यदि मैं नहीं बोलता हूं और वो 1 लाख रुपए अपने एजेंसी को दे देता है और अगले दिन उसके खाते में जो स्टॉक आता है वो 500 रुपए के रेट से आता है, देन आई एम एट फॉल्ट, आई विल बी लाइबल फॉर फ्रॉड एंड द कॉम्पेंसेशन हैज टू बी गिवन टू द एग्रीड पार्टी, ठीक है? तो यदि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, पहले कोई थी, मुझे लग रहा था वो करेक्ट है, और बाद में मेरे पास नई इंफॉर्मेशन आई जिससे मेरे को पता चला कि मेरी पहली वाली इंफॉर्मेशन गलत थी, देन आई हैव एवरी responsibility to disclose this to the aggrieved party, to the person, to the plaintiff as soon as possible, तुरंत, ठीक है ना? और यदि मैं नहीं करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट, स्टेटमेंट विच इज ओनली हाफ ट्रू, मतलब जो मैं बोल रहा हूं उसमें से आधी चीजें करेक्ट है और मतलब कुछ उसमें से मेजर पार्ट उसका करेक्ट है, बस थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ है, तो भी मैं फ्रॉड कर रहा हूं यदि मेरे पे लाइबिलिटी है, यदि मेरे पे ड्यूटी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा डिवोर्स हो गया है एंड द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड वी both husband and wife have an agreement that I have to give my 50% salary to my wife on a daily basis, on a monthly basis. All right? अब मेरी सैलरी मंथली जो है, ठीक है ना, साल भर जो मैं कमाऊंगा उसका 50% अपनी वाइफ को दूंगा, तो हर मंथ मैं उसको 50% दूंगा, ठीक है? तो मान लो मेरे को मई का महीना चल रहा है, मेरे को मई के मंथ में फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज की सैलरी मिली, ओके? और मैं अपने वाइफ को 30,000 रुपए सैलरी भेज देता हूं और उसको ये बोल देता हूं कि आई एम सेंडिंग दी 50% ऑफ दी सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मे, दैट इज 30,000 रुपीज। ये मैंने स्टेटमेंट दिया, ओके?
लिखते हुए, पत्र के साथ, लेटर के साथ एक्नॉलेज करते हुए गए, नाउ दिस इज फ्रॉड, ठीक है ना। एंड शी हैज एवरी राइट टू फाइल ए सूट फॉर कॉम्पेंसेशन यदि उसको पता चला तो मुझे डिफरेंस अमाउंट उसको देना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि सर यदि आप ये नहीं लिखते और आप सिर्फ 30,000 रुपए भेज देते फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये फ्रॉड होता? 80,000 रुपए की सैलरी आपकी मिली है, यू डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, यू सेंड 30,000 रुपीज टू दी वाइफ, ठीक है ना। तो ये इंप्लाइड है ना कि उसको 50% सैलरी मिल गई और आपने कुछ नहीं भी बोला, आप बच गए, तो भी ये फ्रॉड होता, क्योंकि सेंडिंग 30,000 रुपीज टू माई वाइफ वुड imply that I have already sent 50% of my salary. Now, as a result, I would be liable to pay compensation to the aggrieved party if she come to know all these things. तो यहाँ पर मेजर पार्ट मेरा करेक्ट है, थोड़ा सा मैंने झूठ बोला, इनडायरेक्टली मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, इनडायरेक्टली मैंने ऐसा काम कर दिया बिकॉज आई हैड a duty but I had a breach of that duty and because of that I'm liable. Fourth point, active concealment of a defect that may be treated as false statement. मतलब मैंने किसी चीज को, मैंने डिफेक्ट को जानबूझ के ऐसे छुपाया कि सामने वालों को पता ही नहीं चले, जबकि मुझे उसको बताना चाहिए था। अब आप बोलोगे कि सर सेल एंड परचेस में आप ही कह रहे हो कि चीजें आपको बतानी नहीं है, यू हैव नो ड्यूटी टू एक्सप्रेस ऑल दैट। देखो, यदि कोई डिफेक्ट ऐसा है जो कि बहुत एग्रेवेटेड है तो आपको बताना पड़ेगा, यू हैव ए ड्यूटी टू टेल दैट। बट यदि कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है विच इज ऑलटुगेदर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द प्लेंटिफ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट whenever there is a defect which is very excessive in nature, you have every duty to express that. For example, मान लो कनक के घर में एक गाय है, एक काऊ है, और काऊ को अभी कुछ डिजीज हो गया है, ठीक है, और कनक को लगा कि यार ये गाय को मैं बेच देती हूँ। खरीदने वाले आते हैं कनक की गाय खरीदने के लिए, और कनक की बोलती है कि गाय बिल्कुल एकदम जबरदस्त है, एकदम ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यदि गाय खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, एब्सोल्युटली ऑलराइट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो व्यक्ति गाय को खरीदता है और गाय को खरीद करके ले जाता है, और लेकर के, ठीक है ना, अपने जो अस्तबल है, अपना जो बाकी के उसके जो गाय बैल वगैरह कैटल है उनके साथ में रख देता है। अब इसको कुछ डिजीज था, वायरल इंफेक्शन था, ठीक है ना, कोरोना टाइप कुछ, वो बाकी में भी फैल जाता है, तो ये गाय भी मर जाती है और इसके साथ में उसके बाकी के 6-7 गाय और मर जाती है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कनक पे एक केस फाइल करता है फॉर दी कॉम्पेंसेशन अंडर द टॉर्ट ऑफ डिसीज। सवाल ये उठता है कि कनक पे सवाल पूछा जाए कि आपको कैसे पता था कि ये गाय बिल्कुल करेक्ट है, एकदम ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसकी कंडीशन थी उससे पता चल रहा है कि 4-5 दिन में कम से कम 10 दिन से गाय बीमार थी। तो आपने जानबूझ के इसको छुपाया, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, आपने जानबूझ के इसको छुपाया है, एंड एज ए रिजल्ट नाउ यू आर लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू दी अग्रीड पार्टी। ठीक है, चलेगा, समझ में आया होगा, आई होप दिस इज क्लियर। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द डिफेक्ट, छोटा मोटा कोई डिफेक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई फर्नीचर लेने जाते हो, लकड़ी का फर्नीचर लेने जाते हो, तो कई बार लकड़ी में हल्का सा टूटापन होता है अंदर, तो उसके अंदर वो भर देते हैं कूड़ा वगैरह भर के, उसमें फेविकोल से बहुत सारे ऐसे एडेसिव आता है, उससे लगा करके एकदम कपड़े लकड़ी का शेप बना देते हैं। तो थोड़ा बहुत ये सब चलता है, बट आप यदि बोलो कि सर पूरा ही पूरा डिफेक्टेड चीज था और आपने उठा करके दे दिया, तो वो नहीं चला। ओके, तो यहां पर आपकी एक ड्यूटी बनती है, यू हैव ए ड्यूटी एब्सोल्युटली टू टेल द प्लेंटिफ कि भैया ऐसा 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 है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करूं कि आप अपना मोटरसाइकिल बेच रहे हो, ठीक है ना, मोटरसाइकिल बेच रहे हो, तो मोटरसाइकिल आपने देखा होगा, जब कोई मोटरसाइकिल बिकता है तो एक एक्सपर्ट आता है देखने के लिए, वो चला के देखता है, तो यू हैव नो लाइबिलिटी टू टेल दैट परचेसर कि भाई मेरे मोटरसाइकिल में जो इंजन है वो गड़बड़ है, खराब है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। भाई आप आओ, अपना एक्सपर्ट लेकर आओ, चेक करो, आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है, परचेस कर लो, तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप चला के देखो। मैं आपको चला के क्यों दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, या तो मैं आपको ऐसे दिखा करके फोटो दिखा करके भेज देता, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं चलाने के लिए दे रहा हूं, तो यहाँ पर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मेरी यहाँ पर
एब्सोल्युटली कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, ठीक है ना। तो यदि मेरे मोटरसाइकिल में कुछ गड़बड़ी है, मेरा इंजन ठीक से काम नहीं करता है, ठंड के टाइम में वो बंद पड़ जाता है, जाम पड़ जाता है, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है और आप ले जाओ, ठीक है ना। बट मान लो मैं कोई कार बेचता हूं और फॉर एग्जाम्पल उस कार में प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्रेक अचानक कभी भी फेल हो जाता है, अचानक उसका ब्रेक कभी भी फेल हो जाता है। और एक बार मेरे साथ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूटा और मैं जानबूझ के अब बेच रहा हूं बिना इसको बताए। तो यहां पर मेरे पास एक लाइबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि मैं इस फैक्ट को उसके सामने बोलूं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आती है, आप यदि रेक्टिफाई करके इसको ठीक करके गाड़ी को आगे यूज कर सकते हो तो आप खरीदो। मैं आपको पहले बता दूं मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कल आप गाड़ी को लो, आप लेके जाओ, अपनी वाइफ को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कहीं चले जाओ और फिर इसका ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है ना, और कुछ हादसा हो जाए, तो यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई विल बी लाइबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा कि आपको पहले से ही पता था कि इस गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपने बेची क्यों, और जब बेची तो आपने बताई क्यों नहीं, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइबिलिटी कैसे तय होगा, इट वुड डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द केस, ठीक है ना। इफ द सर्कमस्टेंसेस इज सच दैट द लॉ पुट्स ए ड्यूटी ऑन मी कि भैया नहीं आपको तो ये करना चाहिए था, आपने ये डिसीजन गलत ले लिया, ठीक है ना, तो पूरी तरह से कानून तय करता है। द लॉ इम्पोजेज ए ड्यूटी टू मी ऑन मी टू स्पीक। इफ द लॉ इज नॉट इम्पोज्ड, इफ द ड्यूटी इज नॉट इम्पोज्ड ऑन मी बाय द लॉ, तो मेरे पे कोई लाइबिलिटी तय नहीं होती। तो लॉ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आप नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास कोई ऐसा मास्टर की लाके दे दीजिए जिससे मैं हर चीज खोल दूं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द डिफेक्ट। तो यहां पर हो जाता है तो यू हैव ए लाइबिलिटी। एक मेरे पास एक केस मेरे को पढ़ने के लिए आया था। केस में यह था कि एक व्यक्ति को अपने बेटे की शादी करवानी थी, ठीक है। प्लेंटिफ कौन था, उसके बेटे की शादी करवानी थी, ठीक है। तो रिश्ते की बात चली उसके एक फ्रेंड से, तो उसके फ्रेंड ने एक लेडी से मिलाया, ठीक है ना। उस लेडी ने बोला कि मेरी एक नीस है, ठीक है ना, मेरी एक नीस है जो काफी सुंदर है, आप चाहो तो आप देख लो। तो ये लोग देखते हैं और इनको पसंद आ जाती है, भाई इनके बेटे को ये जो इनकी जो नीस है पसंद आ जाती है। तो ये प्लेंटिफ क्या करता है, ये लेडी को कहता है कि चलो इन दोनों की हम सगाई कर देते हैं, एंगेजमेंट कर देते हैं, और 2-3 महीने के बाद इनकी शादी कर देंगे, दे विल गेट मैरिड। तो बोलते ठीक है कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ ये शादी करेंगे, और उसके पीछे प्लेंटिफ तकरीबन 2 लाख रुपए एंगेजमेंट में खर्च कर देते हैं। Over a period of time, the plaintiff got to know that the girl is suffering from epilepsy. ठीक है, एपिलेप्सी एक प्रकार की बीमारी होती है, मिर्गी बोलते हैं जिसको। कभी कोई फिट पड़ जाता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कभी भी उसको फिट पड़ जाता है। तो इस तरह की उसको एक बीमारी थी। Now when the plaintiff got to know about this, the plaintiff filed a case of deceit against the lady कि भैया ये आपको पहले से पता थी, आपने बताई क्यों नहीं, आपको कंसील आपने क्यों छुपाई, आपने मैटर को क्यों कंसील किया, क्यों छुपाया, हाइड करके रखा, आपने मैटर बताई क्यों नहीं। लेडी ने बोला साहब मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब देखो ये 2 लाइन होती है, जब वो लेडी कहती है कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है, मतलब इसको नॉलेज थी, सो द लेडी इज लाइबल। अब वो लेडी कहती है मेरे को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। एक ही लाइन है, थोड़ा सा ट्विस्ट होकर बोल गया तो उसकी मीनिंग चेंज हो गई। तो प्लेंटिफ जब कोर्ट में केस लेकर जाता है ये बोल करके कि भैया ये मेरे साथ डिसीट किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है ना, और मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, ठीक है ना। तो भाई शादी के टाइम पे यू हैव ए लाइबिलिटी, यू हैव ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन और टू द पार्टी, ठीक है ना। तो कोर्ट कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट शादी का एग्रीमेंट है, तो शादी तो भी हुई नहीं है, ठीक है ना, शादी का एग्रीमेंट है कि इनकी शादी होगी। तो डिफेंडेंट के ऊपर एक ड्यूटी थी कि वो पूरी चीजों को डिस्क्लोज करे प्लेंटिफ को, ठीक है ना, जो उसको नॉलेज थी। तो यदि उसको नॉलेज नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, देन द डिफेंडेंट इज नॉट एट ऑल लायबल टू द प्लेंटिफ।
लेकिन यदि डिफेंडेंट को नॉलेज थी, देन द डिफेंडेंट वुड बी लायबल टू दी प्लेंटिफ. एंड द लास्ट वन इज द ड्यूटी ऑफ disclosure of facts. Duty of disclosure of facts that also arise when two parties are at some fiduciary relationships. Fiduciary relationship मतलब जिसमें विश्वास होता है, ठीक है ना. यदि विश्वास के साथ कोई रिलेशनशिप है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप विश्वास के साथ बना हुआ है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का जो रिलेशनशिप है विश्वास के साथ बना हुआ है, ठीक है ना. तो इन दैट केस यदि कोई चीज ऐसी है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बताना चाहिए और यदि वो छिपाता है, ठीक है ना, द पर्सन हैज ए ड्यूटी टू एक्सप्रेस दैट कंप्लीटली टू द अदर पार्टी. और यदि उस बात को छुपाता है, देन ही वुड बी लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ डिसीट इफ द अदर पार्टी हैज एक्टेड अपॉन इट. यदि मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल का ट्रस्टी हूं, ठीक है ना, स्कूल का ट्रस्टी हूं, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टी है और ये ट्रस्टी काफी नामी ग्रामी है और ये कोई स्टेटमेंट देते हैं प्रेस में अबाउट द स्कूल, ठीक है ना, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग स्कूल में एडमिशंस कर लेते हैं और बाद में मालूम पड़ता है यार ये स्कूल में तो फैसिलिटीज ही नहीं है, ऊपर का दिखावा है, टीचर भी अच्छे नहीं है, सब खराब है. तो इसका मतलब ये जो ट्रस्टी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग बट फ्रॉड, ठीक है ना. कोई कंपनी कोई स्टॉक रिलीज करता है, ठीक है ना, कंपनी ने स्टॉक को रिलीज किया, मैंने भी खरीदा, आपने भी खरीदा, तो वी आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना. अब यदि ये ट्रस्टी या ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है या कंपनी के चेयरपर्सन यदि कुछ बातों को ऐसे छुपाते हैं, ठीक है ना, कुछ बातों को ऐसे छुपाते हैं, हमें नहीं बताते और हमारा नुकसान हो जाता है एज ए शेयर होल्डर, ठीक है ना, तो इन दैट केस वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर ए कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द एग्रीड पार्टी. ओके. तो यदि आप कोई कंपनी का नाम लेते हो, आप कहते हो कि सर इस कंपनी का हमने शेयर्स खरीदा है, हमने यस बैंक का शेयर्स खरीदा है और यस बैंक वाला कई महीनों से कई सालों से नुकसान पे जा रहा है और वो अपने बैलेंस शीट पे दिखा भी नहीं रहा है, और कुछ समय के बाद मालूम पड़ा कि यार यस बैंक के शेयर्स आज बिल्कुल जीरो हो गए. आप सोचो यार, जिन लोगों ने यस बैंक के शेयर्स लिए थे किसी जमाने में और धीरे धीरे उस शेयर्स की कीमत इतनी शानदार हो गई थी, वो कितना पैसा कमाने वाले थे. और यस बैंक में सारे डायरेक्टर्स है ना, मिस्टर कपूर ने सारी बातों को छुपा करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके अपने सारे शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बनाया. तो ये एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को ब्रीच किया उन्होंने, एंड एज ए रिजल्ट द डायरेक्टर इज एब्सोल्युटली लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू ऑल द एग्रीड पार्टीज. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया तो यार 10 रुपए का एक शेयर था, मजाक हो गया यार. इतने साल पुरानी कंपनी, हमारे देश की 3rd रैंकिंग की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, उसकी शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए हो गया है, खत्म हो गया कंपनी. तो इस तरह के आप यदि कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हो, फैक्ट को छुपाते हो, फैक्ट को एक्सप्रेस करते हो, ये जो 5th वाली लाइन है ना, इसमें सब कुछ आ गया. स्टेटमेंट को छुपाना, स्टेटमेंट को देना, स्टेटमेंट को राइट करना, स्टेटमेंट को बोलना, कोई ऐसा कॉन्डक्ट करके दिखाना और बाद में उसके उस कॉन्डक्ट के, उस स्टेटमेंट के बोलने के बाद जो बाकी के बेनिफिशियरीज है या बाकी के जो शेयर होल्डर्स है वो उसमें एक्ट करते हैं और शेयर्स को खरीदते हैं. इन दैट केस यदि उनको नुकसान होता है, then the directors are definitely liable to pay compensation to the aggrieved party. ठीक है. अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन आप याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है if the defendant makes a false statement, ठीक है, वो गलत दे तो वो गलत रहा है, but honestly believing that it is true. याद रखना, वो स्टेटमेंट झूठ गलत दे रहे हैं, उसको मालूम नहीं है जो स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत है. The nature of the statement is absolutely false, but the statement that is stating it doesn't know about it that it is false. He is honestly believing the statement to be true, and that is the reason why he is giving him. और फिर उसके बाद यदि कुछ अगले बंदे को नुकसान हो जाता है, if the other person has acted upon that statement, और उसके बाद उसको यदि कोई नुकसान हो जाता है, then the former person would not be liable for the tort of deceit. याद रहे, बिल्कुल नहीं होगा. लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा. कुछ एक्सेप्शंस छोड़ करके आपको जेन्युइन मान लिया जाएगा, आपको ऑनेस्ट मान लिया जाएगा
और आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ सकता है। कहां कहां एक्सेप्शन से जहां पर ये रूल नहीं चलेगा। आप कह सकते हो कि सर ये क्या कोई रूल है? यस इट इज ए रूल। किसी एक पर्टिकुलर केस में रूल आया था दैट इफ समबडी इज गिविंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, बट इज ऑनेस्टली गिविंग दैट स्टेटमेंट बिलीविंग द फैक्ट दैट वट एवर ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है ना, लेकिन वो गलत है एक्चुअली, तो उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। उसमें से पहला एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन उसमें फिजिकल इंजरी। मतलब मान लो आपने अपने प्रेमाइसेस पे कोई डेंजरस चैटल पाल रखे, ठीक है ना, आपने कोई डेंजरस चैटल पाल रखे, कोई जंगली आपने कोई जानवर पाल रखा है, और आपने प्लेंटिफ को बोला नहीं यार वो मेरा प्रेमाइस सेफ है, आप चले जाना, शाम को 7 बजे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, और वो व्यक्ति जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है, देन ही इज डेफिनेटली लायबल। उसको लग रहा था कि मेरे जानवर उसको कुछ नहीं करेंगे, he was honestly believing that, but ऐसा हुआ नहीं, and as a result the person is absolutely liable to pay compensation to the agreed party, ठीक है। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो जब भी कोई पार्टी, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में, और यदि कोई उनमें से एक व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, कोई भी मिस स्टेटमेंट देता है, कोई भी नेग्लिजेंट स्टेटमेंट देता है, ठीक है ना, जिसमें अगला व्यक्ति एक्शन लेता है, काम कर लेता है, डिसीजन ले लेता है, और फिर उसको नुकसान हो जाता है, तो यदि ऐसा नुकसान हो जाए then the former person would be absolutely liable to pay the compensation to the agreed party। फिड्यूशियरी वाले मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं चलेगा। यदि दो लोगों के बीच में विश्वास वाला रिलेशनशिप है तो उसमें आप डिसीट की कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी प्रकार से आप डिसीट दे रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वारंटी ऑफ अथॉरिटी बाय द एजेंट। यदि कोई व्यक्ति, ए पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप पढ़ा था, ठीक है ना, और यदि कोई एजेंट अपने अथॉरिटी को मिसरिप्रेजेंट करता है, द एजेंट misuses his authority, और as a result the third party is going to get induced to work on it, ठीक है ना, और उसको नुकसान हो जाता है, मतलब एजेंट खुद आगे जाता है और आगे जाके बोलता है कि भैया मैं जो हूं, मैं ही मालिक हूं, तो आप चिंता मत करो, और वो उस पर एक्शन लेता है और नुकसान हो जाता है, then the master, that means the principal is always liable to pay compensation to the agreed party. If the fault of the agent is the fault of the principal under the vicarious liability, so the principal is always liable to compensate the agreed party, ठीक है ना। एस्टॉपल बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। एस्टॉपल ये आप बड़े बड़े केसेस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट में जिसको पढ़ेंगे, कि इसमें भी अपने टॉट में भी पढ़ा था एस्टॉपल वाले केसेस। कन्वर्जन वाले, टॉट ऑफ कन्वर्जन जब हमने पढ़ा था तब हमने एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी कंपनी यदि कोई फोर्ज शेयर्स, फोर्ज मतलब कोई डुप्लीकेट शेयर्स बेच रही है और परचेसर उसको खरीद रहा है, ठीक है ना, परचेसर उसको खरीद रहा है, देन द सेलर इज एब्सोल्युटली लायबल टू कॉम्पेंसेट ऑल द परचेसर इन एवरी पॉसिबल मैनर। छठा, सिक्स्थ वाला वेयर देयर एग्जिस्ट ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी, मतलब कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत आपको काम करना चाहिए था, बट उस कानून के तहत आप कोई काम गलत तरीके से करते हो, ठीक है ना। आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, आपको डिस्क्लोज कर दिया, आपने कोई स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी ड्यूटी अब वो किसी भी पैटर्न को हो सकता है, अंडर द कंपनी के साथ भी हो सकता है, अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, और किसी ने उसके ऊपर डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद उसको नुकसान हो गया, देन यू हैव एवरी लायबिलिटी टू कॉम्पेंसेट द एग्रीड पार्टी, ठीक है ना। ये जो प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द फ्रॉड कमिटेड बाय द एजेंट, ये वाइकरस लायबिलिटी के तहत आता है, याद रखिए। तो यदि मेरा कोई एजेंट है, वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन को न मानते हुए कुछ गलती कर देता है, किसी को फ्रॉड कर देता है और उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो उस फ्रॉड के लिए इस प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइकरस लायबिलिटी, ठीक है। 2-3 बातें और इसमें साफ साफ हम कर लेते हैं, जैसे
मान लो डिफेंडेंट किसी को डिसीव करना चाहता है, डिसीव करने के लिए झूठा स्टेटमेंट देता है, ठीक है ना, तो भी वो टॉर्ट ऑफ डिसीट के फॉर्म में आ जाएगा एंड द डिफेंडेंट वुड बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द एग्रीड पार्टी। आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति एक फॉल्स स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है किसी व्यक्ति के सामने, लेकिन वो इंड्यूस किसी थर्ड व्यक्ति को करना चाह रहा है। मतलब स्टेटमेंट ए दे रहा है, बी के प्रेजेंस में दे रहा है, लेकिन सी उसको सुन रहा है, ही इज हियरिंग, ठीक है ना, डिड यू गेट माय पॉइंट? ए का जो स्टेटमेंट है वो बी के सामने दिया जा रहा है और उस स्टेटमेंट को सी सुन रहा है एंड ए नोज दैट सी इज गोइंग टू हियर इट, और सी सुनने के बाद इस पर डेफिनेटली एक्ट करेगा और सी ने ऐसा एक्ट किया और सी को नुकसान हो गया, देन ए इज अगेन लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द एग्रीड पार्टी। मतलब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया? जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर टॉट है तो बिल्कुल सामने होता है, तो ये तो थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पार्टी नहीं हुआ, सुन रहा था और इसको पता था, तो इसके लिए भी ये लायबल हो जाएगा, ये भी टॉट ऑफ डिसीट में आ जाएगा। और लास्ट, यदि कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट कोई व्यक्ति बोलता है और उस एम्बिगुअस स्टेटमेंट के तहत कोई दूसरा व्यक्ति उसमें डिसीजन ले लेता है और उसको नुकसान हो जाता है, then the first person is always liable to pay compensation to the aggrieved party. This is all that we have under the law of torts, that too from the tort of deceit. I hope you have understood the topic.